Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is S block element. Okay, this is the fourth lecture of S block element. Okay, so अभी तक हम अल्काइली मेटल को पढ़ चुके हैं. सबसे पहले अपन ने देखा था उसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिर अपन ने देखा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्काइली मेटल. ठीक है, एज वेल एज देयर यूजेस. उसी तरह से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल शायद स्टार्ट कर चुके थे. यस बोलो, उसमें अपन ने क्या क्या स्टडी किया था बच्चे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ अल्काइली अर्थ मेटल. तो यहाँ पे भी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इनकी अगर बात करें टॉप टू बॉटम, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे. बोलो, अगर टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो साइज क्या होगा? बोलो, इंक्रीज की डिक्रीज? तो हम बोलेंगे इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो रहा है? वैसे टेक्निकल आपने से रीजन को एक्सप्लेन करेगा, एकदम टेक्निकल, प्योर टेक्निकल. बोलो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज इंक्रीज होगा. दूसरा अपन बात कर चुके थे क्या बच्चा? आयोनाइजेशन एनर्जी. बोले साइज अगर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या? कम. तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी? कम. इस तरह से. थर्ड, हाइड्रेशन एनर्जी. टॉप टू अगर बॉटम जा रहे हो तो कटाइन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. कटाइन का साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम. यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा इसका. इस तरह से. अच्छा, इसमें अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे क्या कि इनको तो अपन कंपेयर कर ही रहे हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी अल्काइली मेटल अर्थ मेटल की खुद की, बट साथ ही साथ आपको कंपेयर करवा सकता है अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल में. जैसे एक क्वेश्चन भी अपन ने किया था शायद से यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 सोडियम का ज्यादा कि मैग्नीशियम का ज्यादा? रिकॉल कर पा रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी 2 सोडियम का ज्यादा कि मैग्नीशियम का ज्यादा? ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था क्या कि जो सेकंड टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो सोडियम में तो दूसरे सेल से, मतलब एक लोअर शेल से 2p से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ता है, और यही रीजन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का क्या हो जाता है? सेकंड वाला ज्यादा था मैग्नीशियम से. तो यहाँ पे अभी आप काफी कुछ पढ़ चुके हो, तो रिलेटिव स्टडी यहाँ पे करना इनका सीखे. जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी की भी बात करें तो अल्काइली मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल में बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होगा? डिक्रीज. साइज डिक्रीज तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती? बढ़ती है. तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्कलाई अर्थ मेटल है इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है उनकी वैल्यू अल्कलाई अर्थ मेटल से क्या होगी स्टूडेंट? ज्यादा होगी. ठीक है, और इसमें तो ट्रेंड अपन देखेंगे ही सही, साथ ही साथ आप अल्कलाई मेटल से भी अभी इसको कंपेयर करते हुए पढ़ाई करेंगे. ओके, सो हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर चुके थे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर चुके थे अपन. बोलो नेक्स्ट, मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अपन बात कर चुके थे कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है. बोलो हाँ कि ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम जाने पर क्या होती है? कम. जनरली अपन अब मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करते, बट फिर भी अगर क्वेश्चन तो पूछ सकता है अपन से ना, जनरली बात तो नहीं करते बोल दो. चलो, तो यहाँ तक अपन स्टडी कर चुके थे. साथ ही साथ अपन फ्लेम टेस्ट भी देख चुके थे कि बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते. इसका रीजन भी अपन समझ चुके थे. फ्लेम टेस्ट का क्या मतलब होता है ये भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. फाइनली बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाई अर्थ मेटल. सो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद एयर एंड वाटर. अच्छा, अल्कलाई मेटल में भी देखो याद कर पा रहे हैं, जैसे एयर में दो कंपोनेंट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. रिएक्ट करेगा तो वहां पे भी क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा. O2 से रिएक्ट करेगा तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हमारे पास अल्कलाई जो अर्थ मेटल है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेंगे बच्चे? इनके ऑक्साइड बनेगा. जनरल ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको समझना है कुछ इस तरह से. किसी भी ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वन टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में आप उसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? Mg मैग्नीशियम पे. बोलो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे कितने? 2. तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? +2. तो Mg पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है. तो आपको क्या करना होता है? इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. काइंड ऑफ ट्रिक समझ लो इसको. तो Mg2O2. कोई भी आपके पास जब मोलिकुलर फॉर्मूला को लिख रहे हैं तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में अपन लिखते हैं. एटम के सिंपलेस्ट रेशियो में मोलिकुलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं. तो 2:2 है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 1:1. यानी कि हमारे पास जो अल्कलाई अर्थ मेटल है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? MgO. जैसे कि एक और ले लेते हैं, कौन सा? एल्यूमिनियम का उठा लेते हैं इस बार, बोरोन फैमिली का. बोरोन फैमिली में बोलो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है बच्चा? +3. ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2. तो इधर और ये इधर, तो ये क्या हो गया हमारे पास? Al2O3. क्या हो गया बच्चा? Al2O3. तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया. तो जनरली हमारे पास जो बोरोन फैमिली मेंबर है वहां पे ऑक्साइड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? M2O3. इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? MO. M रिप्रेजेंट कर रहा है अल्कलाई मेटल को.
और जो अल्कलाई अर्थ मेटल को, सॉरी, और अल्कलाई जो मेटल थे वहाँ पे 3 तरह के ऑक्साइड बन रहे थे, तो वहाँ पे ये कि सर वहाँ पे तो वैलिड है ही नहीं। अगेन यस, वहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो अल्काइली मेटल है वो अलग अलग तरह का ऑक्साइड, स्टेबल ऑक्साइड बना रही है। जैसे कि बोलो लिथियम में मोनोऑक्साइड था Li2O, सोडियम में क्या था, पेरोक्साइड था Na2O2, और बाकी सब में क्या होता है, स्टेबल सुपर ऑक्साइड होता है, KO2, CSO2, RbO2 एटसेट्रा एटसेट्रा, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। फाइनली बेरिलियम अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MO मतलब BeO, ठीक है, और मैग्नीशियम अगर ये करेगा तो क्या बनेगा, MgO, ठीक है। अदर मेटल भी क्या बनाएंगे, उनके बच्चे ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरी बात, अगर ये अपनी पाउडर फॉर्म में है तो किसका फॉर्मेशन रिएक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करेगा, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, Be3N2। अगेन यहाँ पे भी समझ सकते हैं ना इसको, देखो बेरिलियम पे कितना चार्ज है, +2, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, -3, तो ये इधर और ये इधर, तो कितना हो गया, Be3N2। समझ में आ रहा है, चार्ज बैलेंस करके आप फॉर्मूला को भी लिख सकते हो। मैग्नीशियम के केस में भी क्या आ जाएगा, Mg3N2, ठीक है। और इन्हीं को अपन देखेंगे कि अगेन ये कंपाउंड भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी बोलते हैं इसका एनामोलस बिहेवियर। क्या बोलेंगे इसको बच्चा, एनामोलस बिहेवियर। जैसे कि अल्काइली मेटल में अपन ने पढ़ा था एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या बना दिया इसका नाइट्रेट बना दिया, हमने क्या बना दिया इसका, नाइट्रेट बना दिया। अगर इसको हीट किया मैग्नीशियम के नाइट्रेट को, तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट हीट करने पर क्या देगा बच्चा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड देगा, ठीक है, MgNO3 ट्वाइस MgO एंड NO2। याद आ रहा है किसी को, लिथियम का भी हमारे पास जो नाइट्रेट था LiNO3, उसको भी अगर आपने हीट किया था तो वहां पे भी हमारे पास क्या बन रहा था स्टूडेंट, लिथियम का ऑक्साइड एज वेल एज NO2। बाकी सब केस में सिर्फ लिथियम का ऐसा नाइट्रेट होता था अल्काइली मेटल में जहां पे क्या बनता था उसका ऑक्साइड। उसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम में भी क्या बन रहा है उसका स्टूडेंट, ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो बाकी केस में क्या हो जाता है, वो उसी की फॉर्म में रहेगा। जैसे NaNO3 को हीट किया तो क्या बनेगा, NaNO2। जैसे हमने क्या किया, सोडियम का नाइट्रेट लिया, अगर हीट किया तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा क्या, नहीं, क्या बनेगा, NaNO2, ठीक है बच्चे। सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, उसी तरह से मैग्नीशियम की यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं, जनरली सबको पता है कि नाइट्रेट क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम में थोड़े से डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उनसे क्वेश्चन जनरली बनते हैं, ओके। यहाँ पे तो बैलेंसिंग बोला था, तो बैलेंसिंग तो अपन समझ सकते हैं ना कि इधर जितने एटम है उधर उतने ही एटम होने चाहिए राइट साइड पे भी, ठीक है। तो बैलेंस कर देंगे, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर होने चाहिए, टोटल 6 ऑक्सीजन इधर है। देखो यहाँ पे 2 और सॉरी 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 8 + 2 10, 10 + 2 कितना, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग को बोला था, हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर लेंगे स्टूडेंट, बैलेंस कर लेंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, अगर ये हेलोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कोई भी हमारे पास अल्काइली मेटल है, हेलोजन से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, उसका डाइहैलाइड बनाएगा MX2। जैसे कि हेलोजन की जगह आपने क्या लिया है, Cl लिया है, तो क्या बनेगा MCl2। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बेरिलियम या मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा MgCl2, ठीक है बच्चे। सो अर्थ मेटल कंबाइन विद हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्म देयर हैलाइड्स, ओके। अगेन यहाँ पे जनरली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि है ना, हैलाइड तो सभी को ही लिख देंगे। अगेन कैसे लिख देंगे सर, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। अल्काइली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बोलो कितना है, +2, और हेलोजन का ऑक्सीडेशन जनरली नंबर कितना है, -1, तो ये इधर और ये इधर, तो क्या बना MX2 ना, MX2, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, क्या MX2। तो कभी भी जब अपन रिएक्टिविटी करके कंपाउंड बना रहे तो कंपाउंड को एज सच नहीं पूछा जाता, कंपाउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमसे जनरली पूछी जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्या कि इनको कंपेयर करो आप कि कौन कोवलेंट कौन आयोनिक, ठीक है। तो वहां पे अपन फजांस रूल पढ़ चुके हैं, फिर बता, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग हैलाइड्स हैं, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपसे बोला इनको अरेंज करो आयोनिक कैरेक्टर के ऑर्डर में कि कौन ज्यादा आयोनिक कौन कम। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी कंपाउंड में 100% आयोनिक नहीं बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वहां पे रिलेटिव बात करते हैं, ठीक है। आयोनिक का कैरेक्टर ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर कम, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयोनिक कैरेक्टर कम। तो हमसे यही पूछा है कि इन कंपाउंड को अरेंज करो विद रेस्पेक्ट टू देयर आयोनिक
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे फजांस रूल में देखो, यहाँ पे हमारे पास जितने भी 3 मैंने कंपाउंड लिखे हैं सभी में अनाइन सेम है, सभी में अनाइन क्या है बोलो सेम है, Cl-2 सॉरी Cl2 -2, हाँ 2 चार्ज हो गए ना, 2 क्लोरीन है, दोनों पे -2 चार्ज है। अच्छा फर्स्ट वाले केस में तो क्या होगा Be+2, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, कटाइन मेरे पास Mg+2 और ये कैल्शियम +2। देखो चार्ज सेम है, चार्ज क्या है सेम है, बट साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होता रहेगा, कम, पोलराइजेशन कम तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी कम, कोवैलेंट कैरेक्टर कम तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे बच्चे, कम होंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं वहाँ पे उसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अगेन अभी भी बोला था मैंने, इनके क्या पूछे जाते हैं कि हमारे पास जो हैलाइड बन रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जनरली पूछा जाता है। तो अगर बेरिलियम है तो डायरेक्टली हेलोजन से रिएक्ट कर रहा है क्या, तो हाउएवर BeF2 इज प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4। जो हमारे पास बेरिलियम का जो हैलाइड है बच्चा BeF2, इसको जनरली आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि बेरिलियम की रिएक्शन कराई आपने F2 से और क्या बना दिया BeF2, जनरली अदर सब्सटेंस बना लेंगे, ठीक है, हैलाइड, बट बेरिलियम का ये BeF2 का आसानी से फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको बना कैसे लेते हैं, तो आप यूज करोगे क्या, NH4 2 PeF4। अगर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हमें क्या बनता है बच्चा, BeF2 का फॉर्मेशन होता है। सो अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है BeCl2 इज कन्वेंशनली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड, और बेरिलियम का जो हमारे पास BeCl2 जो हैलाइड है उसको कैसे बनाते हैं आप, बेरिलियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया आपने कार्बन एंड Cl2 के साथ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इसका ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चा, BeCl2 में, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, BeCl2। तो याद रखना है बेरिलियम के फ्लोराइड को इस तरह से आप बना सकते हो, इसके थर्मल डिकम्पोजिशन में क्लोराइड को आप बनाओगे इस तरह से, उसके ऑक्साइड कार्बन एंड क्लोरीन गैस के साथ। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द बेरिलियम कंबाइन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद व्हाट, स्टूडेंट, हाइड्रोजन। अच्छा इसमें एक और पॉइंट आता है वैसे हैलाइड में कि इनके स्ट्रक्चर पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है Cl2 है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसको भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो उनका नेचर क्या होता है, उसके बारे में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, जैसे कि अपन ने देखा बेरिलियम के क्लोराइड को आप ऑक्साइड से बना सकते हो, ठीक है, बेरिलियम के फ्लोराइड को आप NH4 BF4 से बना सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट, अगर हम अल्काइली मेटल की रिएक्शन करा रहे किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या बनेंगे उनके बच्चा, हाइड्राइड। याद रखना है क्या, हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, -1। ठीक है, हाइड्राइड उनको बोल रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट द बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। हाइड्राइड का भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा, MH2। समझ में आ रही बात कैसे, देखो अगेन M पे कितना चार्ज +2, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज बोल रहे हैं -1, तो ये इधर और ये इधर, तो ये क्या हो गया MH2। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा दिस वन। इसमें याद रखना है हाइड्रोजन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। नेक्स्ट, however BH2 can be prepared by the reaction of BeCl2 with LiAlH4। काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या, LiAlH4, पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे BeCl2 में इस क्लोरीन को निकाल के किसका एडिशन कर देता है बच्चा, हाइड्रोजन का। सो BeCl2 से अपन क्या बना सकते हैं, BH2। ओके, कैसे बना सकते हो, उसकी रिएक्शन अपन ने करा दी किसके साथ बच्चा, LiAlH4 के साथ। ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, देखो अल्कलाई मेटल या अल्कलाई अर्थ मेटल, दोनों में अल्कलाई जो वर्ड आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्कलाई मतलब का होता ही क्या है, बेस। तो अगर इनका नेचर बेसिक है तो ये किससे रिएक्ट करेंगे बोलो, एसिड से। जब बोरोन फैमिली अपन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो एल्यूमिनियम है एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो उसके नेचर को बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक। ठीक है, तीन तरह के अपन बात करते हैं, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस एसिडिक है, कोई भी सब्सटेंस बेसिक है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास एम्फोटेरिक है, और चौथा कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है तो वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है ना बेस से रिएक्ट कर रहा है। पहली बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में। तो एम्फोटेरिक का तो मतलब क्या होगा, अगेन वो सब्सटेंस जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है, बेस से भी रिएक्ट कर लेता है, पढ़ेंगे अपन 13 ग्रुप में। फिलहाल हमारे पास जो ये हमारे पास जो अल्काइली मेटल है, बोलो
सभी के सभी क्या हैं, अच्छे बेस हैं, बेस है तो किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे। जैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होगा बच्चा, लिबरेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट हो रही है तो हम बोल देंगे कि वहां पे आपने कोई सर्टेन बेस यूज किया है, ठीक है। तो अगेन रिएक्शन होगा तो ये क्लोरीन तो कनेक्ट हो गया इससे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, H2 निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस के साथ। सो द अल्कलाई अर्थ मेटल रेडिली रिएक्ट विद एसिड लिबरेटिंग डाई हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस। बात कर लेते हैं इनके रिड्यूसिंग नेचर की। देखो लाइक अल्कलाई मेटल, अल्कलाई अर्थ मेटल इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इस रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि ये जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन। बट जो अपन रिड्यूसिंग एजेंट जनरली डिफाइन करते हैं वो किसी एक मीडियम में अपन बात कर रहे होते हैं। तो मीडियम में अपने को सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के अलावा और भी फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सब्लिमेशन की। हमारे पास जो भी सब्सटेंस है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हो, उसकी गैसियस फेज में, उसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। फिर उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और साथ में अपन बात करते हैं कि जो भी हमारे पास आयन है उसका क्या कर दो आप, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्टली गैस में तो सब्लिमेशन एनर्जी, और उसका जो +2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके एक्वस फेज में जा रहा है। जो हमारा M+2 है वो किस में जा रहा है बच्चा, M+2 एक्वस फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम रिड्यूसिंग जो नेचर है वो एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर। जनरली मैं कंसिडर करता हूँ, या बुक में भी हमारे 12th स्टैंडर्ड हम सिर्फ कंसिडर करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को और आयोनाइजेशन एनर्जी को। देखो ना यहाँ से M से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो देनी पड़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि इजीली उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इजीली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इजीली दूसरे का रिडक्शन कर देगा, ठीक है। यानी कि जो बॉटम वाले होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। जनरली हाइड्रेशन एनर्जी को भी अपन नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। लिथियम के केस में भी ऐसा ही था कि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बट लिथियम में हमने एक एक्सेप्शन देखा था क्या, कि लिथियम में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और यही एक रीज़न था कि लिथियम का रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होगा, बाकी में नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो रिड्यूसिंग नेचर भी, टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। तो सीजियम का सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। तो लिथियम को लास्ट में आना चाहिए था, बट लिथियम को टॉप पे क्यों रख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक एक्सेप्शन याद रखना था। बट अल्कलाई अर्थ मेटल में बच्चा अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ अपन आंसर कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगेन देखो टॉप टू बॉटम जा रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन इजीली वो लूज कर सकता है, मतलब रिडक्शन, उसका खुद का ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है, दूसरे को इजीली वो रिड्यूस कर सकता है। तो टॉप टू बॉटम ओपन बोल सकते हैं फाइनली क्या, कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बोलो बढ़ेगा। So the alkali metal are also reducing agent. This indicate by the large negative value of their reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन देयर करस्पॉन्डिंग अल्कलाई मेटल। जो इनका रिड्यूसिंग नेचर होगा अल्कलाई मेटल से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम, ठीक है। कम क्यों हो जाता है, अगेन उसको बता सकते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है यानी कि आसानी से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, यानी कि दूसरे को आसानी से रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं बताया भी था आपको, रिलेटिव स्टडी करना है आपको अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल का इस पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स, ओके। बेरिलियम हैज द लेस वैल्यू
compared to the other alkali metal. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of the beryllium and the relative large value of atomization enthalpy of metal. यानी कि बेरिलियम तो देखो एकदम बॉटम पे रखा ना अपन ने कि टॉप टू बॉटम अगर जाओगे आप तो उसका रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल है वो काफी क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा. सॉरी, टॉप टू बॉटम जा रहे तो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि बेरिलियम का सबसे कम. बट यहाँ पे बोला गया है कि बेरिलियम का काफी कम तो होता है, बट फिर भी उसको अपन कंसीडर कर लेते हैं ड्यू टू व्हाट, इसकी स्मॉल साइज होती है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, लिथियम के केस में तो बहुत ज्यादा हो गया था, तो लिथियम टॉप पे चले गया था, बट बेरिलियम के केस में ऐसा नहीं है. ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. अगेन वहाँ पे भी अपन क्वेश्चन देखे थे, इसमें सिर्फ इसको इसी फॉर्मेट में पढ़ना भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कि जैसे आपने अल्कलाई मेटल को सॉल्यूशन में डाला था लिक्विड अमोनिया में, जो सॉल्यूशन बना था उसका कलर कैसा हो गया था, बोलो ब्लू कलर हो गया था. ब्लू कलर का रीजन क्या था, अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स. फिर वहाँ पे उसका नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की वजह से अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अमोनिनेटेड कटाइंस. फिर ब्लू कलर्स क्या हो रहा है, फेड हो रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हमाइड. ये 4 या 5 क्वेश्चन के अपन ने वहां पे बात की थी. यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है. लाइक अल्कलाई मेटल, द अल्कलाई ऑल्सो मेटल गिव्स द डीप ब्लू कलर. इनका भी क्या मिलेगा, डीप ब्लू कलर मिलेगा. सॉल्यूशन फॉर्मिंग अमोनिनेटेड आयंस. तो जैसे हमने अल्काइली मेटल को लिक्विड अमोनिया में पुट किया तो हमारे पास क्या होता है, अमोनिनेटेड आयंस एज वेल एज अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. और यहाँ पे आप देख भी सकते हो इस तरह का ब्लू कलर मिलता है अपने को. फ्रॉम दी सॉल्यूशन द अमोनिनेटेड कटाइंस कैन बी रिकवर्स. यहाँ पे हमारे पास जो भी कटाइन बना है इस सॉल्यूशन से आप उसको रिकवर भी कर सकते हो. ओके, अगेन यहाँ पे भी अगर आपने इसको लेफ्ट कर दिया है तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, अब ब्लू कलर क्या होता रहेगा, फेड होता रहेगा धीरे धीरे. ओके, बाकी वो सारे पॉइंट यहाँ पे भी सेम है. The fluoride of alkali earth metal are relatively less stable than their respective chloride in water. Why? जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि हमारे पास कोई भी अल्कलाई अर्थ मेटल का क्या लिया है आपने, फ्लोराइड लिया है, तो वो जो है रिलेटिवली लेस सोल्यूबल है एज कंपेयर टू क्लोराइड इन वाटर. क्या रीजन है समझते हैं. द फ्लोराइड ऑफ अर्थ मेटल आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल देन द क्लोराइड ड्यू टू देयर हाई लेटिस एनर्जी. देखो लेटिस एनर्जी का कैसे अपने को पॉइंट याद रखना है क्या, कि रिलेटिव साइज ऑफ कटाइन और अनाइन, अगर साइज डिफरेंस ज्यादा तो रिलेटिव एनर्जी लेटिस एनर्जी क्या बच्चे, कम. और साइज डिफरेंस कम तो लेटिस एनर्जी क्या, ज्यादा. तो हमारे पास जो फ्लोराइड है अल्कलाई अर्थ मेटल के, उनका फ्लोराइड और अल्कलाई मेटल का जो रिलेटिव साइज ऑलमोस्ट सेम है. अगर सेम है ठीक है तो उनकी लेटिस एनर्जी क्या होगी बच्चा, ज्यादा. लेटिस एनर्जी ज्यादा तो सोल्युबिलिटी क्या, सीधा सीधा कम बता देंगे. ठीक है, लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, कम. और लेटिस एनर्जी को कैसे देख रहोगे, रिलेटिव साइज. और क्लोराइड में देखो, क्लोराइड में वहां पे साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ अल्कलाई मेटल्स. मिनरल्स में अच्छा यहाँ पे बच्चा ध्यान देना क्या, जैसे बेरिलियम का ये कंपाउंड याद रख सकते हैं आप, बेराइल. ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक आइडिया ले लो कि जो बेरिलियम है ना वो अपनी फ्री फॉर्म में नहीं मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, बेराइल बोलते हैं. उसका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, साथ ही साथ सिलिका. ऑब्वियसली और निकाल रहे हो ना आप माइन करके तो उसमें सिलिका का कंटेंट होगा. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड वहां पे कंटेंट है, साथ ही साथ हमें बेरिलियम तो चाहिए ही सही, तो उसका कंटेंट भी होगा. तो इस तरह से गेस भी आप कर सकते हो. मैग्नीशियम के बच्चा ये याद भी रखना, क्यों इनको लिया मैंने क्वेश्चंस को, क्योंकि आपसे कई बार कॉमन नेम भी पूछे जा रहे हैं आजकल. एक्चुअली इसको पढ़ते तो आप मेटलर्जी में है. ठीक है, मेटलर्जी में आप बोलते हैं कि बोलो कार्नेलाइट किसका और होता है, तो हम बता देंगे क्या, मैग्नीशियम का. ठीक है, इप्सम सॉल्ट का डायरेक्ट कभी एग्जाम में पूछा भी है, इप्सम सॉल्ट का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो MgSO4.7H2O फॉर्मूला होता है. डोलेमाइट CaMgCO3 ट्वाइस, डोलेमाइट और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट MgCO3. ठीक है, नेक्स्ट एबिस्टोस नहीं पूछा जाता, केनाइट भी नहीं पूछा जाता, केनीसाइड भी नहीं पूछा जाता. एबिस्टोस का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, CaMg थ्राइस SiO3 कैल्शियम के मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, लाइमस्टोन CaCO3 आपको पता भी होगा. इसमें तो कई बार पूछा हुआ है भाई,
जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी सही अपन आगे जाके। जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4.2H2O, तो ये इसकी कौन सी है, कैल्शियम के सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म है। अगर इसको आप हीट करोगे तो ये अपनी अलग अलग फॉर्मेट में जाता रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अपन देखते हैं जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बर्न्ट डेड प्लास्टर क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो इसकी प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ लेंगे अपन। तो फिलहाल इसमें याद रखना है लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। बात कर लेते हैं इसकी यूज की, ठीक है। तो इनके जो कंपाउंड्स है ना उनकी प्रॉपर्टीज अपन अलग से स्टडी कर लेंगे, ओके। और एनामोलस बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम, सिर्फ ये दो हमारे पास पॉइंट रिमेनिंग रह जाएंगे जिसको एक नेक्स्ट रिमेनिंग लेक्चर में अपन कंप्लीट कर देंगे। बेरिलियम इज यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉय, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अपन क्वेश्चन कर सकते थे। अगेन बेरिलियम भी क्या है, लेस डेंसिटी वाली मेटल है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं कहाँ पे। कॉपर एंड बेरिलियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ एक्स-रे ट्यूब्स। ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा कि जो भी मेटेलिक बेरिलियम होता है ना बच्चा, तो वो जो भी एक्स-रेज का जो विंडो होगा उसको बनाने के लिए अपन यूज करते हैं। मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉय विद एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम एंड टिन, ओके। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय बीइंग लाइट इन अ मास आर यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वहाँ पे एयरक्राफ्ट में बेसिकली हम वही मेटल्स यूज करते हैं जिसका डेंसिटी काफ़ी कम होता है, तो उसके लिए सूटेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल अपन लेते हैं एल्यूमिनियम, देन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ओके, हल्के होते हैं। मैग्नीशियम का जो पाउडर एंड इसके रिबन इज यूज्ड इन अ फ्लैश पाउडर बल्ब्स, इंडेंसरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो फटाके वगैरह अपन छोड़ते हैं ना, फटाके समझ गए, फायर क्रैकर्स, तो उसमें भी अपन क्या यूज करते हैं बच्चा, मैग्नीशियम यूज करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, A suspension of magnesium hydroxide in a water is known as what? Milk of magnesia क्या होता है। जैसे कि कुछ वर्ड आपने, अच्छा यहाँ पे अपन कवर करेंगे ना उसको, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ठीक है। ये इस तरह के वर्ड भी बच्चा आजकल पूछे जा रहे हैं, ओके, कॉमन नेम से भी रिलेटेड। फिलहाल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice in a water is used as an antacid in a medicine। मैग्नीशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट, जो भी अपन टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें अपन क्या, उसका इंग्रेडिएंट एक पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है उसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgO3। कैल्शियम के क्या क्या यूज होते हैं, तो कैल्शियम देखो जो बॉडी में भी हमारी जो बोन्स वगैरह वो किससे बनी होती है बच्चा, कैल्शियम की। और यही एक रीजन है क्या कि इस बॉडी में सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए बच्चा किसका, कैल्शियम का। सो कैल्शियम इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड। अगेन इसको मेटलर्जी में अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में, वहाँ पे अपन बात करते हैं स्लैग और फ्लक्स की, ठीक है। स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, समझेंगे वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, कैल्शियम एंड बेरिलियम मेटल्स ओनिंग टू देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ्टन बी यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। कि हमारे पास जो कैल्शियम और जो बेरिलियम है वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी उनकी काफ़ी अच्छी होती है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे। तो हमें कहीं सारे एक्सपेरिमेंट अपन ऐसे करते हैं जहाँ पे अपने को वैक्यूम का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भी होगा ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की अपन बात किए थे कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा। तो वहाँ पे जो हमारे पास कैथोड रे जो ट्यूब होता है ना, उसमें काफ़ी कम प्रेशर पे अपन लेते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को अपन वहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैल्शियम और बेरिलियम मेटल्स को। CaCO3 इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स ऑफ मरीन एलिमेंट्स। जो आपने कोरल्स वगैरह नाम सुना होगा, कोरल और कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो वहां पे जो उनका हार्ड मास होता है वो किससे बना होता है बच्चा, CaCO3 से, ओके, जो उनका कवर टाइप से। कैल्शियम फॉस्फेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन एंड टीथ। कैल्शियम अपनी कौन सी फॉर्म में रहता है, फॉस्फेट फॉर्म में रहता है, देख भी सकते हैं आप, जो बोन्स वगैरह किसकी बनी होगी, कैल्शियम फॉस्फेट। रेडियम सोल्ट आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ओके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्कलाई अर्थ मेटल, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो जो भी अपन ने कंपाउंड यहाँ पे पढ़े हैं जैसे कि कार्बोनेट या हैलाइड्स, तो जनरली आप देखो ना सभी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो हमारा मेटल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे +2 में, जैसे कि रिकॉल भी कर लेते हैं MgO,
MgCl2, तो ये ऑक्साइड हो गया, ये इसका क्लोराइड हो गया, है ना। कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, अल्कलाई मेटल अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चा, +2 में, ठीक है। द अल्कलाई अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक बट लेस आयनिक देन दी करस्पॉन्डिंग अल्कलाई अर्थ मेटल। ये मैं इसको फजांस रूप से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अल्कलाई मेटल से अगर बात करें पहले तो इनको, जैसे कि एक कंपाउंड ही ले लेते हैं ना बच्चा, LiCl और NaCl, बोलो यहाँ पे एनाइन पार्ट क्या है, सेम है। कटाइन ये छोटा और ये कटाइन, सॉरी लिथियम और सोडियम में सोडियम का कटाइन और भी छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं अपन अल्काई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल ना, मैं टॉप टू बॉटम आ गया इसमें, सॉरी। जैसे आपने लिया है क्या, NaCl और MgCl2, तो यहाँ पे देखो इसमें तो है Na+ और इसमें Mg+2। कटाइन पे चार्ज बढ़ रहा है, कटाइन पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने पर पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि दोनों होते तो आयनिक है, बट इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसमें कम, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ऐसे रटना भी नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट बना लो ना, कि एक बार फजांस रूल पढ़ लिया, कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं अपन। तो देख लो यहाँ पे वापस से, तो जो हमारे पास अल्कलाई अर्थ मेटल होंगे प्रीडोमिनेंटली आर आयनिक बट लेस आयनिक। समझा क्या, लेस आयनिक का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर कम। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड द स्मॉलर साइज। ओके, फजांस रूल को ही उसने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट, द ऑक्साइड एंड द अदर कंपाउंड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवलेंट देन फॉर्म बाय द हेवियर एंड द लार्ज मेंबर। ठीक है, तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो जनरली ज़्यादा कोवलेंट हो गया। अगेन इसको भी याद नहीं रखना है, मैं इसको समझा चुका हूँ आपको। टॉप टू बॉटम आप जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो तो बच्चा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, कटाइन का साइज बढ़ रहा है, कटाइन का साइज बढ़ने पर पोलराइजेशन बोलो कम, पोलराइजेशन कम तो कोवलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो नीचे वाले ज्यादा आयनिक, ऊपर वाले कम आयनिक। कम आयनिक अपन बोल सकते हैं मोर कोवलेंट, मोर आयनिक। ठीक है, तो इसको भी याद नहीं रखना इस तरह से। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द अल्कलाई मेटल आर डिस्क्राइब बिलो। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का अगर नेचर देखें, जैसे कि यहाँ पे द अल्कलाई मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड ऑन विच एक्सेप्ट फॉर द बेरिलियम हैव द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम के अलावा सभी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, NaCl जैसा स्ट्रक्चर होगा। द BeO इज एसेंशियली कोवलेंट इन नेचर। ये इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया बच्चा। बेरिलियम का जो ऑक्साइड होगा कैसा होगा, अपने आप में कोवलेंट होगा। अगेन लेस साइज, हाई पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड आर क्वाइट हाई एंड कॉन्सिक्वेंसली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। जब भी कभी किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का एक्सट्रूडेंट फॉर्मेशन होता है तो वहां पे कुछ सर्टेन एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को क्या बोल देते हैं आप, लेटिस एनर्जी की टर्म में अपन रिलेट कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली तीनों का मतलब तो अलग अलग होता है, ठीक है, बट आप को रिलेट उसको कर सकते हैं। तो कभी भी जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टूडेंट ज्यादा। तो अगर सिस्टम से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी बनते टाइम तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा। ओके, हाँ, ये मैं शायद पॉइंट आपसे बोला भी था कि कोई भी हमारे पास जब कंपाउंड बन रहा है ना, तो इन कंपाउंड तो बन गया, जैसे ऑक्साइड बन गया, हैलाइड बन गया। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बेरिलियम अपने आप में कैसा होता है स्टूडेंट, एम्फोटेरिक होता है। सो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक व्हाइल ऑक्साइड ऑफ द अदर मेटल आर आयोनिक एंड बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का क्या मतलब है, देख सकते हैं आप, ये ऑक्साइड लिया अपन ने, इस ऑक्साइड, एम्फोटेरिक का मतलब कि दोनों से रिएक्ट करेगा, बेरिलियम का ऑक्साइड, है ना। मैं बता चुका हूं 4 पॉइंट आपको, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब क्या कि ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट करेगा, दैट्स इट। तो आपके साथ एसिड की रिएक्शन है, बोलोगे आप यस, बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप बोलोगे यस, बट बाकी के सभी हमारे पास कैसे हैं, बेसिक हैं बच्चा। इसीलिए तो हमने बोला भी था, देखो फर्स्ट लेक्चर में कभी तो क्या कि जो अल्कलाई अर्थ मेटल में बेरिलियम को अपन जनरली कंसिडर नहीं करते, उसका रीजन भी हो गया ये वाला। ठीक है, अब बाकी जो भी ऑक्साइड है, जैसे कि आपने लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो इसके लिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड इसके लिए करा रहे वाटर से, तो क्या बनेगा बच्चा, MgOH ट्वाइस। क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस। ओके, तो उसकी जनरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं OH ट्वाइस, मतलब हमारे पास OH
बढ़ गया है। एक्चुअली MgOH ट्वाइस को इस तरह से नहीं लिखे, हम इस तरह से लिखें तो ज़्यादा बेटर है। कैसे? इस तरह से। तो Mg अपनी +2 फॉर्म में चले गया, साथ ही साथ हमें OH माइनस यहाँ पे रिलीज हो गए। OH माइनस है मतलब बेसिक मीडियम है, ठीक। और दैट इज वाई अल्कालाई द सेकंड ग्रुप इज नोन एज व्हाट? अल्कलाई अर्थ मेटल्स। The solubility, thermal stability and the basic characteristics of these hydroxide increases with the increase in atomic size. तो आप टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो solubility भी बढ़ेगा, thermal stability भी बढ़ेगा और basic nature भी बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो कोई भी एक पॉइंट याद रख ले, जैसे कि बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मतलब क्या है? उसकी एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी, और एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने पर थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ेगा, एज वेल एज सोलिबिलिटी भी वहां पे उसकी बढ़ेगी। ओके। The alkali earth metal hydroxide are however less basic and less stable than the alkali metal hydroxide. अगेन जो भी अपन अल्कलाई मेटल को पढ़ रहे हैं ना बच्चे, एग्जाम में दोनों को रिलेट करके भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने को रिलेट किया है ताकि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे तो मान लो मैंने डिस्कस भी कर लिया, लेट सपोज किसी पार्ट में अपन डिस्कशन को नहीं भी करते हैं, बोरॉन फैमिली या कार्बन फैमिली कभी पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर बच्चा एक बात समझ में आनी चाहिए ना कि कुछ जो जनरल ट्रेंड की अपन बात करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि बोरॉन फैमिली से कार्बन फैमिली में जा रहे हो, चल लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फिर अपन देख लेंगे साइज ऑफ कटाइन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। साइज ऑफ कटाइन कम हो रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, इस तरह से। ओके। Alkali, the beryllium hydroxide is amphoteric in nature. It react with the both acid as well as base. देख सकते हैं आप, ठीक है, कि बेरिलियम का हमने हाइड्रोक्साइड लिया है, वो बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, OH से भी रिएक्ट कर रहा है, एज वेल एज एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। बेरिलिएट आयन यहाँ पे बना रहा है। अगेन इसको भी अपन पढ़ेंगे कि जो बेरिलियम का क्या एनामोलस बिहेवियर, कि बेरिलियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट? 4। आप में से कोई आंसर देगा क्या वैसे? एनामोलस प्रॉपर्टी में से पढ़ने वाले इसको, बट फिर भी एनीवन? तो यहाँ पे एक रीजन क्या होगा बच्चा, बेरिलियम के पास 2s है और एक क्या है 2p है। ये 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में मेरे पास क्या 3 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितने 1 2 3 4 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है 4। बट बाकी अदर मेटल्स के पास d भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 से ज्यादा उनकी कोवैलेंसी पॉसिबल हो सकती है। ओके। हैलाइड्स, जैसे कि हैलाइड में बेसिकली अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर वाला पार्ट रिमेनिंग हो गया है ना, कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है इसका। अगेन मैं बता चुका हूं कि केमिकली रिएक्शन कैसे कर रहा है वो अलग सीन हो गया, उनसे जो कंपाउंड बन रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हैलाइड्स पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट फॉर द बेरिलियम हैलाइड ऑल द हैलाइड्स आर आयोनिक नेचर। अगेन बेरिलियम का साइज छोटा है, तो इसको अपन वैसे डिटेल में भी पढ़ लेंगे, बट अभी वहां पे कुछ मेरे को अलग से खास पढ़ाना भी नहीं है आपको। एनामोलस बिहेवियर ऑफ जो बेरिलियम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन पढ़ रहे हैं, वहां पे एक सीक्वेंस की फॉर्म में इसको पढ़ लेंगे बहुत शॉर्ट टाइम में, कि बेरिलियम का जो हैलाइड होता है वो सिर्फ अपने आप में क्या होगा, कोवलेंट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता है, छोटा साइज है, काफी छोटा साइज कटाइन का, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बेरिलियम हैलाइड आर एसेंशियली कोवलेंट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और जो लिक्विड है या पोलर जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम। बेरिलियम क्लोराइड है चेन स्ट्रक्चर इन अ सॉलिड, जो बेरिलियम का हमारे पास क्लोराइड होगा वो अपनी चेन फॉर्म में इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। क्यों कनेक्ट हो जाता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम का वेपर फेज और BeCl2 का सॉलिड फेज। इन वेपर फेज इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो BeCl2 का ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये BeCl2 का एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो गए, इसको बोलेंगे डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम का अगर हमने BeCl2 का क्या लिया, सॉलिड वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या बनता है, एक पॉलीमर बनता है बच्चा। और वहां पे देखो इनको याद रखना है कि जो दोनों क्लोरीन होंगे बीच में, इनको बोलते हैं ब्रिज क्लोरीन। क्या बोलते हैं इनको? ब्रिज्ड क्लोरीन। ओके, और इसकी जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ पे भी कमेंट करवाया जा सकता है कि ब्रिज क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। ओके, नेक्स्ट in the vapor phase BeCl2 tends to form chlorine bridge dimer which dissociate into linear monomer at high temperature. The tendency to form halide hydrate gradually decrease. तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो हैलाइड होगा
उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म होगी ज़्यादा, फिर इसकी कम, इसकी कम, इसकी और कम। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी वो क्या है, कम। अगेन इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा साइज, ज़्यादा पोलराइजेशन, ज़्यादा हाइड्रेशन, तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनने की टेंडेंसी क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड फॉर्म बनने की टेंडेंसी लगातार क्या हो रही है, कम। ओके, नेक्स्ट। The dehydration of hydrated chloride, bromide and iodide of calcium, strontium, barium can be achieved on the heating। हीटिंग का मतलब क्या है कि जो भी हाइड्रेटेड फॉर्म है ना बच्चे इनकी, तो हीट करोगे तो ये जो H2 वाला पार्ट है ये बाहर निकलता रहेगा, तो इसको बोलेंगे इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब अपन जनरल भाषा में भी यूज करते हैं ना, H2 की कमी या H2 का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि इनको आप हीट कर दो तो वो क्या हो जाएंगे, उनका क्या होने लगेगा बच्चा, डिहाइड्रेशन। ठीक है। However, the corresponding halide of beryllium magnesium on heating suffer hydrolysis। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। The fluoride are relatively less soluble than the chloride owing to the high lattice energy। ओके, ये शायद पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन पॉइंट। सॉल्ट ऑफ एसिड, द अल्कली मेटल फॉर्म द सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड एसिड। देखो सॉल्ट तो कैसे बनाएंगे, जब ये खुद का बिहेवियर अगर बेसिक है तो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट अगर कर रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो उसी तरह से इनके क्या बना रहे हैं अपन, ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेंगे, इनके सॉल्ट बनेंगे। जैसे कि बेरिलियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, H2CO3 के साथ, तो ये हमारा बेस, ये हो गया एसिड, क्या बन गया, BeCO3। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट बन गया। तो BeCO3, CaCO3, MgCO3, स्ट्रोंशियम और बेरियम का हमने CO3 फॉर्म देख लिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि इनके कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन इनसे पूछा जाता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बनेगा। द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो इनका जो सोलिबिलिटी है सबसे ज़्यादा इसका होगा और सबसे कम सोलिबिलिटी इसका होगा। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, जनरली मैं इस पे कमेंट इस तरह करवा देता हूँ कि कटाइन, देखो यहाँ पे अनाइन का साइज काफी बड़ा है बच्चा, CO3-2। देखो यहाँ पे 4 मेरे पास एटम है। ठीक है, तो 4 एटम है तो यहाँ पे बड़ा सारा अनाइन है, तो कटाइन भी क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो कटाइन बड़ा तो अनाइन भी क्या, बड़ा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चा, ज्यादा होगी। लेटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा। लेटिस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा तो सोलिबिलिटी कम। समझा क्या? तो देखो इधर से इधर जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, लेटिस एनर्जी बढ़ रही है, सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा, कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर ऑक्साइड। ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेरिक CO2। जब इनको आप हीट करोगे, जैसे कि आपने ये पढ़ा भी होगा, जो CaCO3 है अगर इसको आपने हीट किया तो क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्साइड, सॉलिड फेज में, और CO2 गैस। अच्छा, ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि ये वापस इसमें अपनी कार्बोनेट फॉर्म में जा भी सकता है। तो उसी तरह से जो बेरिलियम है ना, देखो यहाँ पे तो कटाइन और अनाइन का साइज काफी डिफरेंस है। बेरिलियम का तो छोटा सा कटाइन और अनाइन बड़ा सारा अनाइन है, तो रिलेटिव साइज ज्यादा, लेटिस एनर्जी कम। लेटिस एनर्जी कम तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम। कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम है, और यही रीजन यहाँ पे इसने बोला भी है कि इसका कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसको अपन किसकी प्रेजेंस में रखते हैं, CO2 की प्रेजेंस में। समझा क्या? CO2 की प्रेजेंस में लिखेंगे तो हमारे पास जो भी बेरिलियम का ऑक्साइड है वहां पे अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुई तो अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा बच्चा, BeCO3 की फॉर्म में। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी बच्चा आपने देखा कि इनको याद नहीं रखना है एज सच। अब आप लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, और फजांस रूल अपने को पता है, तो कई सारे पॉइंट अपने आप एज इट इज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सर्टेन पॉइंट अपन याद भी रखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, जैसे कि भाई बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड उसका नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ऑक्साइड भी कैसा होता है, उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, दीज सर्टेन पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर एज अ फैक्ट, बट मोस्टली आप अप्रोच रखेंगे अपनी कॉन्सेप्चुअल। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कटाइनिक साइज, ये समझा चुका हूं मैं। ओके, सल्फेट की बात करें तो सल्फेट इनके क्या क्या होंगे, अपने आप में वाइट सॉलिड होते हैं, स्टेबल टू हीट। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आर सोल्यूबल इन वाटर, द सोलिबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम द कैल्शियम टू बेरियम।
द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी फैक्टर देयरफॉर देयर सल्फेट आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो यहाँ पे भी अगेन अपन जब सोल्युबिलिटी की बात करते हैं दो फैक्टर की बात करते हैं, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस का हमेशा याद रखेंगे पूरे केमिस्ट्री में थ्रू आउट कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो वो सोल्यूबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका साइज छोटा तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ओवरकम द लैटिस एनर्जी फैक्टर देयरफॉर देयर सल्फेट आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, इस पॉइंट को भी अपन याद नहीं रखेंगे चलेगा। सल्फेट का अगर आप हीट करोगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चा, उसके ऑक्साइड में, साथ ही साथ SO2 गैस वहां पे रिलीज हो जाती है। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। लास्ट है इसमें नाइट्रेट। सो नाइट्रेट आर फॉर्म बाय द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट इन अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर whereas barium nitrate crystallize as the anhydrous salt. This again show the decreased tendency to form hydrated with the increasing size and decreasing hydration enthalpy. Okay, so these are the some important compound we covered in this particular class. Last class जो इसकी होगी उसमें सिर्फ अपन कवर कर लेंगे क्या बच्चा, इसका एनामोलस बिहेवियर। Okay, so that is all for the today. We will continue class on next session. Thank you, bye bye, take care.